चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, है ना। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि वो इंडियन कंपनी कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती है। पर ये कैपिटल मार्केट कौन? इंडिया वाला या इंडिया के बाहर वाला? इंडिया के बाहर वाला। तो क्या इस केस में इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा रेज करने जा रही है? बताओ पहले। अरे इंटरनेशनल कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल मार्केट का क्या मतलब होता है? कैपिटल मार्केट वो प्लेस है जहां से कंपनीज अपने लिए कैपिटल रेज करती हैं। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया इंटरनेशनल वर्ड। इसका मतलब जो नेशनल से बाहर है वो क्या है? इंटरनेशनल है। तो इंडियन कंपनी इंडिया के कैपिटल मार्केट से नहीं, इंडिया के कैपिटल मार्केट के बाहर से, मतलब फॉरेन कैपिटल मार्केट, आप इसको क्या कह सकते हैं? फॉरेन कैपिटल मार्केट से कंपनी, इंडियन कंपनी फंड रेज करने जा रही है। तो वो कैसे होगा वो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, एक वर्ड होता है फंड रेजिंग, है ना। अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी लॉ का ज्यादातर टारगेट यही होता है, नहीं होता है? अब देखो ना, सब्जेक्ट का नाम ही है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज दैट प्लेस फ्रॉम वेयर द कैपिटल इज बीइंग रेज्ड, है ना। एंड कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमारे तो सब्जेक्ट का ही नाम में फंड रेजिंग है। सिक्योरिटी के थ्रू फंड रेज करते हैं, कैपिटल मार्केट से फंड रेज करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम ही तो फंड रेजिंग एक तरीके से है कि नहीं? पहले बताइए। अब फंड रेजिंग बाय इंडियन कंपनी, है ना, इंडियन कंपनी। अब देखो, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि फंड रेजिंग बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इंडियन, दैट इज डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट। इंडियन कंपनी के लिए इंडियन कैपिटल मार्केट इज व्हाट? डोमेस्टिक, है ना। तो डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट। जरा बताओ तो, जब हम इंडियन या डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं तो हम क्या क्या करते हैं? देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इश्यू। द पॉपुलर आर पब्लिक इश्यू। हम इंडिया में क्या लाते हैं? पब्लिक इश्यू लाते हैं और इंडियन कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं। हम राइट इश्यू ला सकते हैं, बोनस इश्यू ला सकते हैं। बोनस इश्यू से खैर फंड रेजिंग होता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली फंड रेजिंग हो जाता है। बाकी जो बच्चा मेरे से बोनस इश्यू पढ़ा है उसको याद ही होगा कि बोनस इश्यू में कंपनी आपसे पैसा न लेके आप ही का जो पैसा पहले से कंपनी के पास पड़ा होता है उसी को कैपिटलाइज कर लेती है। तो इसका मतलब फंड रेजिंग तो हो ही गया, नहीं हो गया, है ना। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। पर प्राइवेट प्लेसमेंट लिखना यहां ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए कंपनी कैपिटल मार्केट में तो कम से कम नहीं आती है। वो तो 1-to-1 अरेंजमेंट से काम चल जाता है, नहीं। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इंडियन मार्केट से आप कैसे लेते हैं? पब्लिक इशू के थ्रू, राइट इशू के थ्रू, बोनस इशू के थ्रू। और पब्लिक इशू चैप्टर में पढ़ोगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, बहुत तरीके के इशू होते हैं, तो उसके थ्रू हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी इंडियन कंपनी इंडियन कैपिटल मार्केट से नहीं, कहां से? फ्रॉम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब देश से बाहर, है ना। फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अगर वहां से फंड रेज करना चाहेगी तो वहां जो वर्ड चलता है वहां पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, ये सब नहीं, यूरो इशू। क्या बोलते हैं? यूरो इशू। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, ये सब पढ़ने जा रहे हैं या यूरो इशू? तो दिस चैप्टर इज डायरेक्टेड टू व्हाट? यूरो इशू। बात समझ में आ गई? तो आज हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट यहां है ना, कि इंडियन कंपनीज रेजिंग द फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थ्रू यूरो इशू। तो चलो एक लाइन बोलो जो मैंने बोला, इंडियन कंपनीज रेजिंग द फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थ्रू यूरो इशू। बोलो। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतारना तो उतार लो, जल्दी जल्दी।
हो गया। इंडियन कंपनी के लिए इंडियन मार्केट क्या हुआ? डोमेस्टिक। हो गया। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं अपने अंदर की नॉलेज तुम्हें देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। नॉलेज को रोका नहीं जा रहा है, नॉलेज अंदर बीमारी पैदा कर रहा है मेरे। जल्दी से नॉलेज दे दूं तो मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूरो इशू। ठीक है, तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे और अगर आपकी कंपनी को इंडियन कैपिटल मार्केट से उतना पैसा नहीं मिल पाया जितने पैसे की जरूरत है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट का भी रुख कर सकते हैं और यूरो इशू के थ्रू अपने कंपनी के लिए इंटरनेशनल मार्केट से भी फंड रेज करवा सकते हैं, है ना। तो फंड रेजिंग के लिए स्काई इज द लिमिट। आप इंडियन मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, इवन इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं, है ना। और ये सब ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है कि नहीं। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो शायद ये इंटरनेशनल मार्केट नाम का चैप्टर नहीं होता, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलो शुरू करते हैं। बस तुम इतना पढ़ जाओ जोर जोर से। पढ़ लिया? और कह रहा है यूरो इशू काफी पॉपुलर हो चुका है अब, है ना। यूरो इशू काफी पॉपुलर हो चुका है। अब देखो क्या होता है यूरो इशू। देखो देखिए, मान लीजिए ये इंडियन कंपनी है ना। पहली बार लाइफ में मैंने इंडिया का बड़ा बढ़िया मैप बना। अब तो सही है ना, देखो मैंने बनाया ना तुम्हारे सामने, नहीं लग रहा? ये देखो बना रहा हूं ना, बन गया ना, शानदार बनाना, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको कुछ नहीं बोलेगा मुझे, ठीक है। एकदम प्योर इंडियन कंपनी है। कहां से फंड रेज करना चाह रही है? फॉरेन मार्केट, है ना, फॉरेन मार्केट के इन्वेस्टर से, फॉरेन मार्केट के इन्वेस्टर से, इंडियन मार्केट के इन्वेस्टर से नहीं, फॉरेन मार्केट के इन्वेस्टर से। जरा बताओ तो फॉरेन मार्केट का इन्वेस्टर का मतलब इंडिया के बाहर, जापानीज से, अमेरिकन से, चाइनीज से, है ना, ये ना, ये इन्हीं लोगों से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले कंपनी इधर से क्या करेगी? यूरो इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यूरो इशू ऑफ सिक्योरिटी। जनरली ये होता है ना, कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है, लोग उस सिक्योरिटी को खरीदते हैं और उसको कंपनी को पैसा देते हैं, जिससे कंपनी का फंड रेजिंग हो जाता है, ये ना। अब यूरो इशू जो कंपनी करेगी, है ना, उधर से क्या आ जाएगा? फंड। यूरो इशू के दो रूट है। जरा बताओ इंडिया में भी क्या होता है, जब भी कंपनी इशू करती है तो दो तरीके के सिक्योरिटीज होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट। तो ऐसे ही यहां भी होगा, यूरो इशू के अंदर भी कंपनी या तो क्या इशू करेगी? इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर नहीं, पूरे शेयर्स। इक्विटी का मतलब शेयर्स होता है, द पर्सन हैविंग इक्वल ओनरशिप, है ना। अगर इक्विटी के थ्रू कंपनी करेगी तो यहां पे ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब वर्ड नहीं आता है। यहां पे वर्ड चलता है जीडीआर, ग्लोबल डेपोजिटरी रिसीट, या एडीआर। ऐसे जनरली जीडीआर ही होता है, बस अमेरिकन इन्वेस्टर के लिए एडीआर इस्तेमाल होता है, बाकी पूरे वर्ल्ड में तो जीडीआर ही चलता है। तो मेन वर्ड इज जीडीआर। हाँ, थोड़ा अमेरिका अपने आप को स्पेशल समझता है तो कहता है मेरे कंट्री में आओगे तो जीडीआर नहीं, जनरलाइज्ड वर्ड मत इस्तेमाल करो, मेरे कंट्री में घुसोगे तो एडीआर इशू करना पड़ेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। बात समझ में आया कि नहीं है, पहले बताइए। तो वहां पे जीडीआर एडीआर चलता है। अब जीडीआर एडीआर ये सब कैसे इशू होता है मैं बताऊंगा, मतलब पूरे के पूरे लॉ में जीडीआर के बारे में पढ़ाऊंगा, बस वही है। अमेरिका में घुसोगे तो बस जीडीआर को रिप्लेस कर देना किस वर्ड से? एडीआर से, और कुछ नहीं, मेन वर्ड जीडीआर ही है, ठीक है। और अगर डेट सिक्योरिटीज कंपनी इशू करेगी इंडियन कंपनी, तो वहां पे वर्ड होगा एफसीसीबी, है ना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीईबी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। तो ये सब होगा। तो जरा बताओ तो इस चैप्टर के अंदर हम किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? जीडीआर, एडीआर तो उसी के अंदर है ना, और एफसीसीबी और एफसीईबी। तो हमने चार्ट को थोड़ा ठीक कर लेना, चार्ट बना हुआ बुक में, बस एफसीईबी भी लिख लेना। देखना तो वहां सिर्फ एफसीसीबी लिखा हुआ होगा, एफसीईबी नहीं लिखा हुआ ना, लिख लो। ठीक है, शुरू करें अब पढ़ना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। चलो बिना देखे बोलो। यूरो इशू के अंदर हम सिक्योरिटी इशू करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो अगर हम इक्विटी इशू कर रहे हैं तो क्या वर्ड चलेगा? और डेट इशू करेंगे तो
इसके अंदर डेट में वहां डिबेंचर वेंचर नहीं चलता, बॉन्ड चलता है। क्या चलता है? बॉन्ड। और बॉन्ड चूंकि फॉरेन इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर को देंगे तो फॉरेन करेंसी से डेनोमिनेट होगा वो, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। जैसा नाम वैसा काम। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना। चलो सबसे पहले यूरो इशू क्या होता है जल्दी बोलो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो जल्दी। इसमें से जल्दी बताओ। तो मुझे तो लगता है मुझे मिल गया कीवर्ड्स। देखो तो यहां तक शानदार लाइन लिखा है ना। यूरो इशू मीन्स द मोड ऑफ रेजिंग फंड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इन अ फॉरेन करेंसी। अच्छा एक बात बताइए, जितना यूरो इशू सक्सेसफुल होगा उतना इंडियन कंपनीज को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्या देश का भी फायदा होगा? क्यों? हाँ एकदम सही जवाब, फॉरेन करेंसी आएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। इसलिए अलाउ कर दिया है कि आप आराम से क्या कर सकते हैं? यूरो इशू कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़िए अब। है नहीं लिखा हुआ? जो मैंने बोला वही लिखा हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी बारे में पढ़ते हैं? जीडीआर। चलो जोर से बोलो एक बार, हेडिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पूरा बोलो, एक बार और बोलो, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते। खुशी नहीं हो रही तुम लोग का इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए हो? कहां? लक्ष्मी नगर में तो बैठे हुए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज आप कहां पहुंच रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है? टाइम्स स्क्वायर पे देख रहे हो अपने आप को? भाई टाइम्स स्क्वायर क्या है? जानते हो टाइम्स स्क्वायर क्या है? न्यूयॉर्क। हाँ न्यूयॉर्क में एक टाइम्स स्क्वायर एक जगह है ना जहां ज्यादातर फिल्म की शूटिंग होती है। सबसे जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, ऐसे ही वहां का टाइम्स स्क्वायर है। नहीं जानते हो तुम लोग? चलो अब फील करो कि तुम लोग टाइम्स स्क्वायर पे हो। फील करो। अब वहां के इन्वेस्टर्स को बुला रहे हो, रोड शो कर रहे हो। बोला सर रोड शो क्या होता है? जब इंडियन कंपनी वहां जाएगी तो पहले अपना एडवर्टीजमेंट करेगी ना, तभी तो वहां के इन्वेस्टर तैयार होंगे उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो कंपनी यहां क्या करती है? वहां जाके रोड शो, है ना। आजकल पॉलिटिशियन सब रोड शो करते हैं वोट लेने के लिए, तो कंपनीज भी रोड शो करती हैं। क्या लेने के लिए? फंड लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम जीडीआर। जितनी कहानी मैं जीडीआर के लिए पढ़ाऊंगा वही एडीआर के लिए भी होगा। बस अमेरिका है तो एडीआर, अच्छा जर्मनी है तो, चाइना है तो, बांग्लादेश है तो, नेपाल है तो जेडीआर ही ना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो एक काम करो, स्पीड में तुम पढ़ो तो जल्दी 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 स्पीड में। D2H वाले बच्चे डायरेक्ट टू होम। कुछ पूछूं तो तुम लोग भी आंसर किया करो। मैं हर बार थोड़ी बोलूंगा कि मैं D2H वाले से पूछ रहा हूं। मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं। अगर मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं इसका मतलब मैं तुमसे भी पूछ रहा हूं। अगर तुम लाइव पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम भी आंसर करो। पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? एक बार पढ़ जरूर लेना, थोड़ा टेक्निकल है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें फायदा होगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। चलो सुनो, जीडीआर कैसे इश्यू होता है पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, प्रोसेस अच्छे से समझ लेना सारा बच्चा। ठीक है, मैं अभी 4 बच्चे को खड़ा करूंगा, ये पूरा प्रोसेस मैं पूछूंगा। चलिए सबसे पहला, कितने लोग इन्वॉल्व हैं? सो देखो सबसे पहले कौन? तुम बोलो। इंडियन कंपनी को क्या बोलेंगे? क्योंकि वही इशू करेंगे। दूसरा कौन होगा? जिसको इशू किया जाएगा, इसी को हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। कहीं वर्ड आया होगा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब जो इंडिया का नहीं है, ये ना। चलिए अब इसमें ना 2 इंटरमीडियरीज आएंगे। एक इंटरमीडियरी का क्या नाम होगा? ओवरसीज डेपोजिटरी बैंक, है ना। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फॉरेन डेपोजिटरी। चलो तुम भी लिख लो, चार्ट में बुक में चार्ट बना हुआ है।
अब इसका नाम थोड़ा बदल गया, ओडीबी को क्या कहने लगे आजकल? फॉरेन डिपॉजिटरी। ठीक भी है, ओवरसीज डिपॉजिटरी का मतलब फॉरेन डिपॉजिटरी तो हुआ। अच्छा बताइए, भारत में कितने डिपॉजिटरी हैं? 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ऐसे ही भारत के बाहर जो जो कंट्री है वहां भी क्या होता होगा? डिपॉजिटरी। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल चाइना का, तो चाइना का भी तो कोई डिपॉजिटरी होगा, है ना? वहां का कोई डिपॉजिटरी होगा, वहां का कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होगा, कोई क्लियरिंग हाउस होगा, कोई स्टॉक एक्सचेंज होगा, वहां भी तो होता होगा। तो वो सब हमारे लिए क्या हो गया? ओवरसीज। क्या हो गया? ओवरसीज। ठीक है जी। और एक और इंटरमीडिएट आएगा, नाम बोलो। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। कस्टोडियन वर्ड लग गया जिसका मतलब इसका काम सिर्फ रखना होगा। आप जानते हैं कस्टोडियन ट्रेड नहीं करते, सिर्फ रखते हैं। सेफ कीपिंग पढ़ाया तुम लोग को? कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, है ना? तो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक मतलब ये इंडियन हो गया। तो बताओ इस चारों में से कितने इंडियन हैं, कितने फॉरेनर हैं? 2 इंडियन 2 फॉरेनर। बताओ तो इंडियन कौन कौन है? ग्रीन ग्रीन वाला, अब ब्लू ब्लू वाला फॉरेनर है ना? चलो अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, देखते जाना अच्छे से। हाँ जी देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इंडियन कंपनी क्या करेगी? रूपी डेनोमिनेटेड शेयर्स। कौन डेनोमिनेटेड? रूपी डेनोमिनेटेड। भाई इंडियन कंपनी का शेयर तो रूपी डेनोमिनेटेड ही होता है ना। डेनोमिनेटेड समझते हो? 20 रुपए का एक शेयर, तो एक शेयर को तुमने किससे डेनोमिनेट किया? 20 रुपए से। तो रुपया क्या हो गया? रुपीज। इंडियन करेंसी बोलो, इंडियन करेंसी डेनोमिनेटेड इंडियन शेयर। ये दे दिया किसको? ओडीबी को। ठीक है, मतलब कंपनी दिखाएगी जैसे मैंने ओडीबी के नाम पे उसको रजिस्टर कर लिया। ऐसे ही तुम लोग डिपॉजिटरी चैप्टर पढ़े होगे या पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो। उसमें भी होता है कि कंपनी जब भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर इशू करती है तो वो शेयर डिपॉजिटरी के नाम पे रजिस्टर कर देती है ना? हाँ, अब उसके बाद डिपॉजिटरी जिनका वो सच में शेयर होता है, जिसको बेनिफिशियल ओनर कहते हैं, उसका रजिस्टर डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। याद होगा, पढ़ाया है तुम लोग को। तो ऐसे ही देखो इधर, हाँ जी बात मत करो, देखो इधर। तो इंडियन कंपनी क्या करेगी? शेयर रजिस्टर कर देगी किसके नाम पे? ओडीबी के नाम पे। ठीक है जी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के नाम पे, मतलब चाइना के डिपॉजिटरी के नाम पे रजिस्टर। मतलब कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या दिखाएगी? 1 लाख शेयर इज इक्वल टू चाइना डिपॉजिटरी। बात समझ में आ गया? लेकिन इन शेयर्स का फिजिकल पोजीशन इंडियन के पास रहेगा। ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, वो जो शेयर्स का फिजिकल पोजीशन होगा वो किसके पास होगा? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास रहेगा। तो मतलब सिर्फ रजिस्टर में दिखाया जाएगा जैसे हमने ओडीबी को दे दिया, लेकिन सच में उनके हाथ में वो शेयर्स नहीं दिया जाएगा। हाथ में किसके होगा? वो इंडियन के ही हाथ में शेयर्स रहेगा, जिसका क्या नाम है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। अब बोलेगा सर डोमेस्टिक डिपॉजिटरी सॉरी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कौन है? तो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक एक इंडियन बैंक है जिसको ओडीबी ने अपॉइंट किया होता है कि तुम मुझे हेल्प करो इस ट्रांजैक्शन में। मतलब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कंपनी का एजेंट माना जाएगा या ओडीबी का? ओडीबी का। तो ये ओडीबी का होगा। अब देखो कैसे कैसे होगा, इस एरो को भी तुम ठीक कर लेना अपने बुक में। ठीक है, अब मैंने ऐसा एरो क्यों किया मैं बताता हूं, सुनो। देखो देखो अच्छे से देखना है, समझ लेना अच्छे से, क्योंकि अभी मैं आईडीआर पढ़ाऊंगा जो इसका एकदम रिवर्स होगा। इसका एकदम क्या होगा? रिवर्स। देखिए स्टेप नंबर 1 में ये इंडियन कंपनी दिखाएगा किसको? कि मैंने ओडीबी के नाम पे ये शेयर रजिस्टर कर दिया, लेकिन तुरंत वो शेयर किसको दे देगा? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को दे देगा कि तुम इसको रखो, तुम इंडियन हो, फॉर द पर्पस ऑफ सेफ कीपिंग तुम रखो अपने पास। जब इसके पास शेयर्स आ जाएंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को पास, तो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इंस्ट्रक्ट करेगा ओडीबी को टू इशू द जीडीआर कि मेरे पास शेयर्स आ गए हैं, है ना, आप मेरे प्रिंसिपल हैं, तो मैं आपके एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं, है ना, मेरे पास आपके शेयर्स आ चुके हैं, मैं उसका सेफ कीपिंग करूंगा। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप ये इन शेयर्स के बदले आप फॉरेन इन्वेस्टर को क्या इशू कर दो? जीडीआर। बात समझ में आ गया? जब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा एक तरीके से स्टेप नंबर 2A, चूंकि 2 और 2A इसी का काम है ना। तो फिर स्टेप नंबर 3 में अब तुम देख रहे हो, ये सब कर लिया, लिख लिया तुमने, इंस्ट्रक्ट टू इशू द जीडीआर लिखा, क्योंकि अभी हट जाएगा ये। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब सुनो, अब क्या करेगा वो, डॉलर डेनोमिनेटेड क्या इशू कर देगा, एडीआर जीडीआर, बस फॉरेन इन्वेस्टर को दे दिया एडीआर जीडीआर, और वो क्या होगा, डॉलर डेनोमिनेटेड, मतलब डॉलर डेनोमिनेटेड मतलब किसी भी फॉरेन करेंसी में डेनोमिनेटेड होगा। क्यों ऐसा होगा बताओ, क्योंकि वहां के इन्वेस्टर को थोड़ी मालूम होगा कि इंडियन रुपी क्या होता है, वो तो ये समझेंगे कि हम अपने पैसे में खरीदेंगे, तो इसलिए जिस कंट्री में जाओगे उसी कंट्री के फॉरेन करेंसी में उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेट करना पड़ेगा, जिससे कि वहां के इन्वेस्टर को कुछ अलग ना लगे, उनको लगे कि वो नॉर्मली ही अपना क्या खरीद रहे हैं, शेयर्स वेयर्स खरीद रहे हैं, है ना। अच्छा, कितने शेयर्स इशू होंगे, कितने जीडीआर एडीआर इशू होंगे बताओ, जितना इंडियन कंपनी ने दिया होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कन्वर्जन कैसे होगा वो मैं बताता हूं, पहले तुम मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे होगा सब कुछ, बताओ। सबसे पहले बताओ क्या होगा, चारों का नाम लिख दिया मैंने, पहले तो तुम बताओ चार कौन कौन लोग हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो सबसे पहले क्या होगा, सब बोल रहा नहीं है, देख रहा हूं मैं, इसका मतलब नहीं जान रहा सब, बोलो क्या होगा। लेकिन इसका पोजीशन किसके पास होगा, जब पोजीशन इसके पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि मेरे पास आपके शेयर्स आ चुके हैं, अब आप आराम से इस इक्विटी शेयर, मतलब ये जो शेयर्स हैं इंडियन शेयर्स, उसके बदले आप, अब मान लीजिए अगर अमेरिका है तो आप अमेरिका में क्या इशू कर दो, एडीआर जीडीआर, अमेरिका है तो एडीआर बोलेगा, ठीक है, और फिर ये ओडीबी क्या करेगा, वो इशू कर देगा, इशू करके जो भी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा आएगा ये इंडियन कंपनी को दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, ये प्रोसेस समझ में आया तुम सबको, पक्का अच्छे से समझ में आ गया। अब बताओ कितना शेयर्स, मतलब कितना एडीआर जीडीआर इशू होगा, वो डिपेंड करेगा कन्वर्जन प्राइस पे। अब देखो कन्वर्जन प्राइस का मतलब क्या है, देखिए एक्सचेंज प्राइस जो होता है, देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखो तो क्या है एग्जैक्टली, क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 60 रुपए में $1 मिलता है, मान लीजिए, ये मैंने एजम्पशन लिया है, तो तुम लोग मुझे बताते जाना, बताओगे क्या होता, सीधा आंसर ही आ जाएगा, है ना। ये देखो ये मैंने बनाया, देखा कितना बड़ा एग्जाम्पल था, है ना। चलो पहला केस, पहले इस साइड क्या लिखा हुआ जरा बताओ तो, रुपी डेनोमिनेटेड शेयर्स इन इंडिया, इंडियन प्राइस में लिख रहा हूं इस तरफ, और इसी को अगर मैं एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट करूंगा, मान लीजिए अमेरिका में मैं बेच रहा हूं एडीआर, तो वो कितने में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए अगर भारत में इस कंपनी के एक शेयर का दाम 60 रुपया है, तो बताओ तो इसमें कितने एडीआर निकलेंगे, क्यों, ये अच्छे से समझ लेना तुम लोग, ये समझ में आया कैसे, फर्स्ट वाला समझ में आया, कैसे समझ में आया, 1 शेयर ऑफ ₹60 ईच इज इक्वल टू 1 जीडीआर एडीआर ऑफ $1 ईच, बराबर है, क्यों। हाँ, दूसरा केस, भारत में एक शेयर का दाम 120 रुपया है, तो $2 का होगा, कैसे, बोलो। अगर एक शेयर 180 रुपए का है यहां तो $3, अच्छा, और लेकिन भारत में एक शेयर 30 रुपए का है तो क्योंकि आधा तो होता नहीं है ना वर्ड, कभी सिक्योरिटी फ्रैक्शन में होता है, पहले बताओ, है ना। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। अच्छा, इसको नंबर्स में अगर करो तो, नंबर्स में नहीं समझ में आया, नंबर बताता हूं, इसको एक एग्जांपल और अच्छे से बनाया सकता है। इसी को मैं अगर ऐसे बदलूं, 1 शेयर ऑफ ₹10 इच इज 1 जीडीआर एडीआर ऑफ $1 इच, तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैं ऐसे अगर करूं, 1 शेयर ऑफ ₹120 ईच, है ना, अगर इसमें मैं कर दूं कि वहां पे 2 जीडीआर ऑफ $1 ईच, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है
क्यों? नहीं, $1 वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, $1 ईच लिखा है ना मैंने। हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 शेयर ऑफ ₹120 ईच, उस शेयर्स को मैं यहां 2 GDR में नहीं बदल सकता हूं। क्यों नहीं बदल सकता? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कन्वर्जन के हिसाब से आप बदल सकते हैं। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं, नहीं समझे? अगर इंडिया में शेयर महंगा है तो उसको वहां सस्ता बना के बेचा जा सकता है ना। नहीं समझ में आया। जैसे तुम सुनो, वहां पर तुमने लिखा इस वाले केस में नॉर्मल में 1 GDR ADR ऑफ $2 ईच, तो वहां के लोगों के लिए महंगा हो गया ना ये, कि अच्छा अगर मैं इस कंपनी का GDR ADR खरीदना तो कम से कम $2 खर्च करना पड़ जाएगा। नहीं समझ में आया तुम्हें? नहीं समझ में आया। अब ये जो मैंने लिखा 2 GDR ऑफ $1 ईच, तो ये नहीं चलेगा। अरे $1 का 1 GDR तो ₹60 हुआ। फिर दूसरा GDR भी लिया तो वो भी $1 का, वो भी ₹60। 60 दूना ₹120 नहीं हो गया ये? कौन हो गया $2 का? $2 का 2 GDR तो हो गया। ये ईच नहीं लिखा मैंने यहां पे। 2 GDR ऑफ $1 ईच, ये समझ में आया ईच का मतलब? हाँ, बाहर वाले क्या करने पड़ेंगे? हाँ, नहीं नहीं, सुनो, मैं ये समझाना चाह रहा था कि ऐसे हो सकता है क्या कि अगर इस रेशियो में मान लीजिए कंपनी ने यहां से 50 शेयर इशू किए, तो मैं बोल रहा था कि वहां 100 GDR इशू हो गया, तो ये चलेगा? मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये से बताना चाह रहा हूं कि भारत से गया 50 शेयर पर वहां इशू हो गया 100 GDR। ये हो सकता है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बस इतना बता दो। कंपनी तो वैल्यू के हिसाब से देगी ना। नहीं समझे? आप वैल्यू को जोड़ लो। अगर कंपनी ने 50 शेयर दिया है और ₹120 का एक शेयर है, तो कितना पैसा कंपनी ने दे दिया? रुपीस कितना? 6000 हुआ। 6000, और 6000 में ₹60 के हिसाब से, ₹60 का अगर मान लीजिए $1 का अगर 1 GDR बना रहे हो तो $100 GDR नहीं हो जाएगा वहां? मैं ये समझाना चाह रहा था, और कुछ नहीं। वहां के इन्वेस्टर को क्या सस्ता क्या महंगा वो छोड़ो, मैं बस ये समझाना चाह रहा क्या कंपनी ऐसे कर सकती है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल में मैं यहां ऐसे लिख देता, पीछे वाले में ऐसे, ये ऐसे, तो जैसे कंपनी ने यहां इशू किया कितना? 50 शेयर्स ऑफ ₹120 ईच, ये ना, इज इक्वल टू, जब ये कन्वर्ट होगा तो 100 GDR ऑफ रुपी नहीं, सॉरी, ऑफ $1 ईच। अब बोलो, मैं ये कह रहा था कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये तब है, ये मतलब स्टार लगा देता हूं, ये तब है जब ₹60 इज इक्वल टू $1। ये समझ में आया आपको जो मैं ये समझाना चाह रहा था? तो जरूरी है कि बराबर बराबर ही दिखे हमेशा, कि यहां से 50 गया तो वहां भी 50, या वो कन्वर्जन प्राइस पे डिपेंड करेगा, एक्सचेंज रेशियो पे, एक्सचेंज जो रेट होगा उस पर असर करेगा। देखो किया ना, यहाँ पे ₹60 इज इक्वल टू $1 है, तो इसी की वजह से हुआ कि यहां से गया 50 शेयर ऑफ ₹120 ईच, अब वहां निकल गया 100 GDR ऑफ $1 ईच। ये कन्वर्जन समझ में आया कैसे हुआ कि यहां का 50 वहां का 100 कैसे बन गया? बस मैं ये समझाना चाहता था, क्योंकि जब तुम CS बनोगे ना तो ये तुमको समझना पड़ेगा, और इसके लिए तुमको कन्वर्जन प्राइस रखना पड़ेगा। बस यही तुम्हें समझना है, बस कि यहां से गया 50 लेकिन वहां निकल गया 100। अब इसी में मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, तो यहां अगर शेयर का दाम ₹30 होता तो $1 में 2 GDR मिल जाता वहां।
हाँ, जैसे अभी तो निकाला था हम लोगों ने, वहां $1 में 2 GDR मिल जाता, तो बताओ कितना GDR वहां निकलता। चलो ना एक और बॉक्स बना देता हूं तुम लोगों के लिए। चलो ये बॉक्स तो तुम्हें समझ में आ गया ना। अब देखो तुम लोगों को थोड़ा सा ना, ये पहले एक समय में फॉरेक्स मैनेजमेंट होता था FM के साथ, वो हटा दिया तो बच्चे का ये हाल हो गया जो हो रहा है अभी। ये इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक और बॉक्स बनाता हूं, फोटो खींचना है क्या इसका? फोटो खींच लो। एक और बॉक्स बनाता हूं। चलो बताओ तो अभी हमने क्या देखा था, कितने शेयर्स हमने दिए थे यहां से? 50 शेयर्स ऑफ ₹120 ईच इज इक्वल टू, वहां क्या हुआ था? 100 GDR ऑफ $1 ईच, ये ना। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि मैं यहां से भेज रहा हूं 50 शेयर्स ऑफ ₹30 ईच। अब बताओ वहां क्या होगा? $200 GDR ऊपर लिखा हो ना, ₹60 is $1। D2H वाले बच्चे, $25 GDR। निकालो निकालो जल्दी निकालो भाई, मेरा तो मैथ्स कमजोर है, तुम ही लोग करोगे। 50 शेयर ऑफ ₹30 ईच वाला दिया इंडियन कंपनी ने, तो वहां कितने GDR इशू करेगा ODB, फॉरेन डिपोजिटरी? 25, बस 25 ही इशू हो पाएगा और $1 इच होगा। ₹1500 यहां से गया, अब वहां के 1500 को 60 से डिवाइड करो। 1500 को 60 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। तो क्या आएगा? 25 GDR ऑफ $1 इच। बोलो ऐसे होगा? यही होगा ना। अरे $1 में 2 मिल जा रहा ना। नहीं समझ में आया तुम लोग को? ये पहले ये निकाल के देखा कि नहीं देखा तुम लोग? पहले बताओ ये सही है कि नहीं? कितने लोग लग रहा है ये सही है? 25 GDR ही आना चाहिए। और कितने लोग लग रहा है कुछ और आना चाहिए? ये बच्चा सब क्या लिख रहा है D2H पे? हम मॉड्यूल 1 से आए हैं आपको बताने। दिशा तोसनीवाल, अनुराग धवन कि सर लक्ष्मी नगर में आज पाकिस्तान के टेररिस्ट पकड़े गए। लक्ष्मी नगर में नहीं, लक्ष्मी नगर में अभी तुरंत सुभाष पार्क या सुभाष चौक? सुभाष चौक है पीछे, न्यूज में भी आ गया। बच्चा सब लिख रहा है कि सर गेट बंद कीजिए अपना। कहा कि सब मॉड्यूल फर्स्ट से, देखिए कितनी चिंता करते हैं हम आपके। मॉड्यूल फर्स्ट वाले हैं, मॉड्यूल सेकेंड क्लास में घुसे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब हम इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे हुए हैं और यहां पे लोग दूसरे मार्केट से हमारे यहां आ गए हैं, है ना। अरे बाप रे बाप। चलो ये समझ में आ गया कैसे हुआ? और बनाऊं क्या इसमें कुछ? चलो एक और बना देता हूं। चलो इस बार टफ। वैसे ये समझ गया है, जो बच्चा बना लिया ना वो समझ गया कि बड़ा आसान है ये। इधर का रुपीस का वैल्यू निकाल लो, उधर का कन्वर्जन कर दो, वो बात बराबर हो जाना चाहिए। 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक मैं हिंट दे रहा हूं। फॉरेन इन्वेस्टर को महंगा दे देना है, सस्ता नहीं देना? आप बताओ।
महंगा दे देना है, सस्ता नहीं देना है। सस्ता नहीं देना है, महंगा दे सकते हो। बोलो बोलो जल्दी। 16 GDR, 16 GDR ऑफ $1 ईच। नहीं तो इनको तो सस्ता मिल गया ये कि महंगा मिला। बताओ, 16 GDR दूंगा $1 ईच में, 16 देंगे। अच्छा, $1 ले लिया उससे, तो $1 ले लिया तो कितना पैसा ले लिया उससे? 60 रुपया ले लिया, लेकिन उसको शेयर कितने का दिया? क्या निकाल रहे हो तुम लोग? अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, 16 GDR ऑफ $1 ईच, तो 16 इंटू 60, 960 लिया उनसे। अब 1000 रुपीज ले लिए। 1000 कैसे लिए? उसको 16.6 मिलने चाहिए थे उनको, लेकिन मिले 16 ही। अब पैसा ले लिए पूरा। एग्जाम में तो नहीं आता है, ऐसे ही डिस्कस करा रहा हूं। आगे चलें। टफ लग रहा है क्या ये? है ना? मतलब महंगा दे देना है, सस्ता नहीं देना। ठीक है, अब ये इसको फोटो खींचना तो खींच लो। ये पता तो होना चाहिए ना कि इंडिया से कितने शेयर देंगे, उसके बदले वहां कितने GDR निकलेंगे। सब बच्चा 17 बोल रहा है, पर 17 अगर दे दोगे GDR तो उनको तो सस्ते में मिल जाएगा। और मैंने बोला उनको महंगा देना है, सस्ता नहीं देना। चलिए हटाऊं। हटाऊं, चलिए हटा रहा हूं। चलिए अब लाइन बाय लाइन। सबसे पहले देखो जल्दी, देखो कोई एक एग्जाम्पल अपना ले लो तो, और उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। कौन सा एग्जाम्पल ले लें जिसको मैं बोलता रहूंगा बार बार? ये वाला एग्जाम्पल कौन ले लूं पहले बताओ? ये पहला वाला ले लूं, 50 शेयर ऑफ ₹120 ईच इक्वल टू 100 GDR ऑफ $1 ईच। 16 वाला नहीं, 16 वाले में थोड़ा सा नहीं, इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है ना। ये ले लेता हूं, यहां से 50 शेयर दिया, उधर 100 GDR निकला। ये ठीक रहेगा ना? चलो चलिए भाई, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी है, इन द फॉर्म ऑफ डिपोजिटरी रिसीट ऑर्डर सर्टिफिकेट क्रिएटेड बाय, कौन बोलो? ODB। ODB के ब्रैकेट में लिख लो फॉरेन डिपोजिटरी। आजकल उसका क्या नाम हो गया है? फॉरेन डिपोजिटरी। आउटसाइड इंडिया इशू टू द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर अगेंस्ट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और FCCB ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब इंडियन कंपनी क्या देगी? या तो शेयर्स देगी या FCCB देगी, उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस में? ADR GDR में। कन्वर्जन तुमने देख ही लिया। 50 शेयर्स ऑफ ₹120 ईच इज इक्वल टू 100 GDR ऑफ $1 ईच। यही था ना? ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ बताओ? फॉरेन इन्वेस्टर से हाँ पैसा लेंगे ना। जैसे मान लो पहले ODB लेगा, और ODB किसको दे देगा? एग्जैक्टली इंडियन कंपनी को दे देगा। अब बोलोगे इंडियन कंपनी को मुफ्त में नहीं मिलेगा। मुफ्त में कैसे मिला? उसने शेयर नहीं दिए थे। नहीं समझे आप? इसका मतलब तुम कुछ पॉइंट समझे नहीं ठीक से अभी भी। इंडियन कंपनी डायरेक्टली नहीं बेच सकती उनको। इंडियन कंपनी को बीच में किसका मदद लेना पड़ेगा? वहां के किसी डिपोजिटरी का मदद लेना पड़ेगा बस। और एक बात और, इंडियन कंपनी के शेयर्स ODB के हाथ में सच में नहीं जा सकते। उसका फिजिकल पोजीशन तो किसके पास रहेगा? किसी इंडियन के पास रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। ठीक है, आइए बाकी ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक कौन है बताओ? जिसको हम फॉरेन डिपोजिटरी बोल रहे हैं, वो एक बैंक है जिसको इंडियन कंपनी ऑथराइज करती है कि मेरे शेयर्स ले लो, और शेयर्स के बदले वहां क्या इशू कर दो?
जीडीआर एडीआर इशू कर दो मेरे एफसीसीबी के बदले या मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स के बदले। तो बताइए आप किस किस चीजों को कन्वर्ट करा सकते हैं? शेयर्स को भी कन्वर्ट करा सकते हैं जीडीआर एडीआर में, और एफसीसीबी को भी कन्वर्ट करा सकते हैं एडीआर जीडीआर में। क्योंकि एफसीसीबी तो कन्वर्ट होगा ही, उसका नाम ही क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो आज न कल तो वो शेयर्स में कन्वर्ट होगा ही। जब शेयर्स में कन्वर्ट होता है, शेयर ना बोल के वहां क्या बोल देगा, एडीआर जीडीआर। चलिए, और जीडीआर रिसीट रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे अभी हमने देखा था 100 जीडीआर ऑफ $1 ईच इज इक्वल टू 50 शेयर ऑफ ₹120 ईच। यही है ना, वही तो मैं बता रहा था। लिखना चाहो तो यहां एक एग्जाम्पल लिख लो ना। क्या एग्जाम्पल लिखोगे इसके सामने, बताओ? 1 GDR of $1 each, 1 GDR of $1 each, 1 GDR of $1 each is equal to, नहीं 1 GDR नहीं, कितना था, 100 ना, 100 GDR लिखो, 100 तब वो 50 बनेगा ना, नहीं तो ऐसा हाफ बन जाता अभी, है ना? क्या लिखा, 100 GDR of $1 each is equal to 50 शेयर्स ऑफ ₹120 ईच। ये है ना? तो एक जीडीआर कितने शेयर्स, मतलब एक वहां का 100 जीडीआर भारत का 50 शेयर्स बना। कब बना? जब कन्वर्जन रेशियो क्या है, ₹60 इज इक्वल टू $1, और इंडियन कंपनी के शेयर का दाम कितना है, 120 रुपए। ये ना, क्या हुआ, पकड़ाया क्या आतंकवादी? कुत्ता सा भौंक रहा है, ये लोग पकड़ाया गया। 2 GDR is denominated in dollar. The equity share comprised in each GDR are denominated in rupees. मतलब इंडियन जो शेयर्स होंगे वो तो इंडियन रुपीज में डेनोमिनेट होंगे, लेकिन जो जीडीआर एडीआर होगा वो जनरली किस में डेनोमिनेट होगा, डॉलर्स में डेनोमिनेट होगा। चलिए, जीडीआर क्या इशू का प्रोसीजर, यहां पर देखो, यहां पे भी दिया हुआ है, देखो यहां पे है ना, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले सिक्योरिटी को कौन इशू करेगा, इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी। किसको, एक इंटरमीडियरी को, जिसका क्या नाम है, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, फॉरेन डिपॉजिटरी, एफडी लिखते चलना। ये इक्विटी शेयर किसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, ओडीबी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा। डिपॉजिटरी के ऊपर लिखो ओडीबी, वही फॉरेन डिपॉजिटरी है। और वो क्या करेगा, वो शेयर्स लेके उसके बदले क्या इशू कर देगा फॉरेन इन्वेस्टर को, जीडीआर। तो ओडीबी इक्विटी शेयर लेगा इंडियन वाला, और उसके बदले इशू कर देगा क्या, जीडीआर डॉलर वाला। उसके बाद इश्यूअर एंड डिपॉजिटरी के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट का क्या नाम होता है, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट। ठीक है। अब लेकिन ये जो इक्विटी शेयर्स हैं किसके फिजिकल पोजीशन में रहेंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पोजीशन में रहेंगे, जो किसका एजेंट है, ओडीबी का एजेंट है। इन लोग के बीच में भी एक अग्रीमेंट होगा, डिपॉजिटरी और कस्टोडियन के बीच में एक अग्रीमेंट होगा। इस अग्रीमेंट का क्या नाम होगा, कस्टोडियन अग्रीमेंट। बाकी बताओ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या होता है। तो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक एक बैंकिंग कंपनी है जो कस्टोडियन के रूप में एक्ट करता है, और वो ये हमेशा इंडियन होगा। ये हमेशा क्या होगा, इंडियन, या इंडियन ही बैंक का कोई फॉरेन ब्रांच। जैसे मान लीजिए अमेरिका है तो अमेरिका में कोई एसबीआई का ब्रांच है, पर एसबीआई तो इंडियन कंपनी है ना। चलिए बताओ, ये प्रोसेस पढ़ो जल्दी से। आईसीआईसीआई का भी एक चार्ट है, पढ़ो, जब मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ते चलो। ठीक है। अब अमेरिका में मान लो अगर लिस्टिंग करवाना है तो शेयर्स की लिस्टिंग होगी या जीडीआर एडीआर की, जीडीआर एडीआर की। लास्ट में लिखा ना, शेयर्स बीइंग ट्रेडेड इन ओवरसीज मार्केट इन अ डिपॉजिटरी रिसीट फॉर। ठीक है। अब एडीआर जीडीआर इशू किया हो तो वहां लिस्टिंग भी तो एडीआर जीडीआर के नाम से होगी ना। जैसे रिलायंस है ना, रिलायंस ने निकाला हुआ एडीआर जीडीआर। हाँ, रिलायंस का एडीआर जीडीआर भी है। किसका है, टाटा मोटर्स का भी है। तो देखो बड़ी बड़ी कंपनीज का है। चलिए एडीआर क्या होता है जल्दी बताओ। वो जीडीआर ही होता है, बस सीधा है। यूएस में घुसोगे तो बस नाम क्या बदल जाएगा, एडीआर। पढ़ो जल्दी से। तो एग्जाम में अगर एडीआर के बारे में आ जाए तो क्या करोगे, बस यहां जीडीआर की जगह पे क्या लिख देना,
एडीआर मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट, पूरा सब कुछ सेम रहेगा, बस तुमको क्या लिख देना है, बस एडीआर मतलब लिख देना है बस। बाकी सारा ये नहीं कि एडीआर पे क्वेश्चन आ गया तो इट मे बी नोटेड दैट ये लिख के छोड़ दिए, तुम लोग का कोई ठीक नहीं है, समझे ना। तो अगर एडीआर पे आ गया तो ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाया है, तुम्हें ये लिखना है बस, जीडीआर की जगह क्या लिख देना है, एडीआर, है ना। चलिए जी हेडिंग बोलो, कब आए। चलिए जी, सेबी का फ्रेमवर्क है जीडीआर इश्यू करने पर, वो क्या है देख लो। सबसे पहले हेडिंग बोलो, एलिजिबिलिटी ना। चलिए सबसे पहले कौन कंपनी इश्यू कर सकती है ये, ओनली द लिस्टेड कंपनी। बॉक्स बनाओ बॉक्स बनाओ बॉक्स बनाओ। अच्छा, सारी लिस्टेड कंपनी, घटिया लिस्टेड कंपनी या सेबी लोडर रेगुलेशन का जो बढ़िया से कंप्लायंस करे उसके लिए, जो प्रॉपर, आप जानते हैं ना लिस्टेड रहने के लिए लिस्टिंग एग्रीमेंट का कंप्लायंस करना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिस्टेड कंपनी जो सेबी लोडर रेगुलेशन का प्रॉपर कंप्लायंस कर रही है, तो इसका मतलब वो आराम से लिस्टेड है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या होती हैं, लिस्टेड हो जाती हैं लेकिन लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्या नहीं करती, कंप्लायंस नहीं करती हैं, तो वो डी लिस्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं वो, डी लिस्ट, या उनकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। तो सस्पेंड और डी लिस्ट वाला नहीं, प्रॉपर लिस्टेड वाला। और प्रॉपर लिस्टेड तभी माने जाएंगे जब आप सेबी लोडर का प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे होंगे। और सेबी लोडर जानते हो क्या कहते हैं उसको, हम लिस्टिंग अग्रीमेंट। आइए बाकी याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी, तुमको याद होगा कि सबसे पहले उनको अपने शेयर्स देने पड़ते हैं ओडीबी को। उन शेयर्स को क्या बोलते हैं, परमिसेबल सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं, परमिसेबल सिक्योरिटीज। चलो परमिसेबल सिक्योरिटीज के ऊपर लिखो, अरे अपने लिख लो ना कि वो शेयर्स, मतलब ऐसे लिख लो, इंडियन रूपी डेनोमिनेटेड शेयर्स, इंडियन रूपी डेनोमिनेटेड शेयर्स। ये है ना, इंडियन कंपनी यही देती है ना, इंडियन रूपी डेनोमिनेटेड शेयर्स ऑब्लिक एफसीसीबी, ये भी तो होता है, ठीक है। ये देंगे आप और उसी को कन्वर्ट कर देगा वो एडीआर जीडीआर में। कौन, ओडीबी। चलिए ये तब वो कर पाएंगे, याद रखिएगा, जब उस लिस्टेड कंपनी में एबीसीडी वाले क्वालिटीज हो। एबीसीडी वाले क्या हो, क्वालिटीज हो। अदरवाइज एबीसीडी अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो फिर लिस्टेड कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगी। तो सिर्फ लिस्टेड होना ही काफी नहीं है, लिस्टेड होने के साथ साथ ये 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये पब्लिक इशू जब पढ़ोगे पढ़े भी होगे तो पब्लिक इशू का ही सारा कंडीशन है। मतलब इंडियन कंपनी में भी पब्लिक इशू लाओगे तो यही कंडीशन है, फॉरेन मार्केट में भी लाओगे तो भी यही कंडीशन है। पहला, वो लिस्टेड कंपनी, उसका कोई प्रोमोटर, उसके प्रोमोटर ग्रुप के लोग, उसका डायरेक्टर, उसका सेलिंग शेयर होल्डर। आप लोगों को पढ़ाया हुआ मैंने पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टस कंपनी लॉ में ही, ऑफर फॉर सेल, कि कभी कभी कंपनी अपने शेयर नहीं बेचती है, कंपनी का कोई पुराना शेयर होल्डर ही अपना शेयर बेच देता है पब्लिक इशू में। तो ये यहां भी हो सकता है। अब जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, इंडियन कंपनी अपना रूपी डेनोमिनेटेड शेयर देगी, तो इंडियन कंपनी अपने खाते से ना देके अपने इन्वेस्टर का शेयर लेके दे दिया, तो क्या ये अलाउड होगा? क्या कोई इंडियन कंपनी, जैसे मान लो मैं बताओ तो मैं किन किन कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तुम लोग सिक्योरिटी लॉ वाले हो, तुम्हें तो मालूम ही होगा। डीमेट अकाउंट दिखाया नहीं था तुम लोग को, है? सन फार्मा ना, मान लीजिए मैं सन फार्मा का शेयर होल्डर हूं और सन फार्मा के बारे में मुझे पता चला कि सन फार्मा एडीआर जीडीआर इशू करवा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना शेयर भारत में ना बेचूं, अमेरिका में बेचूं। तो क्या मैं ओडीबी का हेल्प लेके मैं अपना शेयर दे दूं ओडीबी को और ओडीबी उसको एडीआर जीडीआर में बदल के बेच दे और ओडीबी मुझे पैसा दे दे, चलेगा ये? पर ये जो भी होगा कंपनी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? कंपनी। तो मैं अपने शेयर पहले कंपनी को दूंगा, कंपनी मेरे शेयर दे देगी ओडीबी को, ओडीबी उसको बदल देगा एडीआर जीडीआर में, और एडीआर जीडीआर बेच के जो पैसा आएगा है ना वो कंपनी को देगा और कंपनी मुझे दे देगी। नहीं समझ में आया इन लोग को? ये समझ में आया ना? अरे ओडीबी कोई नहीं है, ओडीबी एक कन्वर्जन एजेंट है बस। ओडीबी इज व्हाट? अ कन्वर्जन एजेंट। तो ये भी हो सकता है। तो देखिए आप, तो वो लिस्टेड कंपनी, उसका कोई प्रोमोटर, उसका कोई प्रोमोटर ग्रुप के लोग, कोई डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर, सेलिंग शेयर होल्डर समझ गए, जिन्होंने अपना शेयर ओडीबी को दिया है कंपनी के थ्रू कि मेरे शेयर्स को भी तुम फॉरेन मार्केट में बेच दो इन द फॉर्म ऑफ एडीआर जीडीआर, और उसके बदले जो पैसा मिले वो मुझे दे दो। अब मुझे जो मिलेगा वो डायरेक्टली ओडीबी से मिलेगा या कंपनी के थ्रू मिलेगा? अरे ओडीबी से बात कर पाऊंगा मैं? इतना थोड़ी लिमिट है हम लोगों का। तो जो भी होगा कंपनी के थ्रू होगा। आइए याद रखिएगा, ये 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 लोगों को सेबी ने
कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से मना ना किया हो। अगर मना किया हुआ है तो फिर आप जब इंडियन कैपिटल मार्केट में नहीं घुस सकते तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में तो एकदम ही नहीं घुस सकते, क्योंकि वहां तो तुम देश का नाम खराब करोगे। जैसे अभी वेणुगोपाल धूत जो वीडियोकॉन के चेयरमैन है, उनको इंडियन कैपिटल मार्केट में घुसने से मना किया गया। वो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी तो फंसे हैं वो लोग। इन्फोसिस के भी लोगों को किया गया, शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स को, कुछ शेयर होल्डर्स को। डीएलएफ के साथ ऐसा हो रहा है। डीएलएफ का नाम सुना होगा। डीएलएफ एक समय में काफी बड़ी लिस्टेड कंपनी थी और उसके शेयर्स को डिलिस्ट कर दिया गया। आइए अगला, आपका कोई प्रमोटर, कोई डायरेक्टर है ना, देखो लिखा हुआ ना, आपका कोई प्रमोटर या आपका कोई डायरेक्टर किसी ऐसे कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिस कंपनी को सेबी ने क्या किया हुआ है, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में आने से मना किया हुआ है। तो तुम्हारा प्रमोटर किसी उस कंपनी का या तुम्हारा डायरेक्टर किसी उस कंपनी का जिसको सेबी ने क्या किया हुआ है, बार किया हुआ है, कहां, कैपिटल मार्केट में घुसने से। आपका डायरेक्टर, आपका प्रमोटर उस कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव बोलो। तो आपका प्रमोटर डायरेक्टर और किसी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है तो वो सब ग्रीन जोन वाली कंपनी होनी चाहिए, रेड जोन वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। रेड जोन हम किसको कहेंगे, जिसको सेबी ने मना किया हुआ है। बात ये सब सेकंड वाला कंडीशन समझ में आया, ठीक है। तीसरा, लिस्टेड कंपनी, उसका कोई प्रमोटर, उसका कोई डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। विलफुल का मतलब पैसा होने के बावजूद भी वापस नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं विलफुल। और आपका कोई प्रमोटर, आपका कोई डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। और ये जो सी और डी जोड़ा गया ना, ये जोड़ा गया विजय माल्या सबके कारण। विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये लोग सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, उल्टा फ्यूजिटिव भी है। फ्यूजिटिव मतलब भारत के बाहर भाग गए। एक तुम्हारा ललित मोदी भी तो था, हाँ, ललित मोदी तुम्हारा आईपीएल का चेयरमैन था। जो पहली बार आईपीएल हुआ था ना इंडिया में, तो उसका वो चेयरमैन वही था और बहुत पैसा लेके भाग गया। शायद पता नहीं इंडिया में आया है कि नहीं, लोग भूल जाते हैं इंडिया में ना, लोग भूलते बहुत है। ललित मोदी को लोग भूल गए, सुरेश कलमाडी को लोग भूल गए। जानते हो सुरेश कलमाडी का नाम, जो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। तो अब ये लोग पता नहीं कहां है, जेल में है, कहां है, किसी को नहीं मालूम। सत्यम के प्रमोटर्स का लोग नाम भूल गए। एक समय में सत्यम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था इस देश में। तो जल्दी बताइए, मुझे तो याद हो गया है चार। सीधा सी बात, आपकी कंपनी, आपका प्रमोटर, आपका डायरेक्टर है ना, या कोई सेलिंग शेयर होल्डर को सेबी ने कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से मना ना किया हो। दूसरा, आपका डायरेक्टर, आपका प्रमोटर किसी और ऐसे कंपनी में डायरेक्टर प्रमोटर ना हो जिसको सेबी ने मना किया हुआ है, ठीक है। तीसरा, आपका मतलब लिस्टेड कंपनी, आपका कोई प्रमोटर, आपका कोई डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और चौथे नंबर पे, आपका प्रमोटर, आपका डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो एग्जिस्टिंग होल्डर है, एग्जिस्टिंग होल्डर के सामने लिखो सेलिंग शेयर होल्डर। इस मतलब ये ऑफर फॉर सेल है। कंपनी अपने नए शेयर दे रही है ओडीबी को, या अपने पुराने शेयर होल्डर से शेयर लेके दे रही है? बोलो, अब समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेलिंग शेयर होल्डर्स, लिखा। और इसी के ब्रैकेट में कहीं लिख दो ना ऑफर फॉर सेल, जो तुम लोग को अच्छे से याद रहेगा। तो क्या ये जो क्वालिटी चार थी, कंपनी में चार क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या सेलिंग शेयर होल्डर में भी 4-3 होने चाहिए ऐसे क्वालिटी? सेम ही होने चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने खाते से दे और वहां से फंड रेज करे, वो भी एक बात। लेकिन सेलिंग शेयर होल्डर भी अपना शेयर वहां बेच के और फंड रेज करे, तो भी तो वही बात हुआ, नहीं हुआ? पहले बताइए। तो ये लिखा है, जिस लिस्टेड कंपनी के आप सेलिंग शेयर होल्डर है, क्योंकि जो भी तुम करोगे डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे, कंपनी के थ्रू ही करोगे, वो कंपनी या वो होल्डर का मतलब सेलिंग शेयर होल्डर। सिर्फ होल्डर मत लगा देना, नहीं तो बल्ब का होल्डर समझ लोगे तुम लोग, है ना। सेलिंग शेयर होल्डर लिखो। आपको सेबी ने बार ना किया हो इंडियन कैपिटल मार्केट में आने से। आप इंडियन कैपिटल मार्केट में नहीं आ सकते तो फॉरेन मार्केट में भी नहीं जा सकते। दूसरा, वो लिस्टेड कंपनी, वो सेलिंग शेयर होल्डर विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और वो होल्डर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होना नहीं चाहिए। तो ऊपर का 4, नीचे का 3। जरा बताओ तो कौन नहीं है इसमें? सी और डी तो है, बी पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो कंपनी के लिए था। ये तो प्रॉपर कंपनी के लिए है ना,
नहीं बोला कि आपके कंपनी का ये दोनों उस कंपनी में नहीं होना चाहिए जिस कंपनी को कैपिटल मार्केट में आने से मना किया गया। तो बी बोला पॉइंट एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनी था, बाकी तीन तो दोनों पे अप्लाई हो सकता है, कंपनीज पे भी और सेलिंग शेयर होल्डर दैट इज इंडिविजुअल पे भी। हेडिंग बोलो, अरे जोर से बोलो, बोला ही नहीं, सब तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार। डायरेक्ट टू होम, लाइव एट होम वाले बच्चे जोर से लिखो, जोर से बोलेगा कैसे हो। चलिए अच्छा एक बात बताओ, किसी भी कंट्री में जाके हम एडीआर जीडीआर इशू कर सकते हैं या सिर्फ उन्हीं कंट्री में जिसको सरकार परमिट करे? तो परमिसेबल जुरिडिक्शन का मतलब लिखो इसके ऊपर, जुरिडिक्शन मतलब द कंट्रीज वेयर वी कैन इशू एडीआर जीडीआर, द कंट्रीज वेयर वी कैन इशू एडीआर जीडीआर। कि कौन कौन से कंट्री में हम यूरो इशू कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज का मतलब कहां कहां हम अपने एडीआर जीडीआर को लिस्ट करा सकते हैं, है ना। आइए सबसे पहले ये बोला कि आप जो एडीआर जीडीआर जो भी इशू करोगे ओनली इन परमिसेबल जुरिडिक्शन, ठीक है। और आप लिस्टिंग कराना चाहोगे एडीआर जीडीआर का तो लिस्ट कराओगे ओनली ऑन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ द परमिसेबल जुरिडिक्शन। तो दोनों का आंसर मिल गया। बताइए कहां इशू करेंगे? परमिसेबल जुरिडिक्शन। कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे करेंगे? तो परमिसेबल जुरिडिक्शन के वो स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि परमिसेबल जुरिडिक्शन वाली कंट्री में 1000 स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सारे स्टॉक एक्सचेंज पे तो अलाउ नहीं करेगा। अच्छा जरा तुम ही सोचो, आज हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री वाले भी हमारे यहां आते होंगे, तो दूसरे कंट्री वाले जब हमारे यहां आते होंगे तो वो अपने कंपनी को क्या बोलते होंगे? इंडिया में जाओगे ना तो सिर्फ बीएससी एनएससी एमएससी पे लिस्ट होना और किसी पर लिस्ट मत होना। तो उनके लिए हो सकता है कि इंडिया परमिसेबल जुरिडिक्शन हो, इंडिया क्या हो? परमिसेबल जुरिडिक्शन, लेकिन इंडिया के अंदर सारे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी स्पेसिफाइड होंगे, सिर्फ बीएससी एनएससी और एमएससी स्पेसिफाइड होंगे। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम कुछ कंट्री का नाम बताएंगे, दैट कंट्री विल ओनली बी कंसिडर्ड एज अ परमिसेबल जुरिडिक्शन, लेकिन उन परमिसेबल जुरिडिक्शन वाले कंट्री के अंदर सारे स्टॉक एक्सचेंज पे आप अलाउड नहीं होंगे, कुछ ही स्टॉक एक्सचेंज पे अलाउड होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो याद हो गया ये दो वर्ड। पूछता हूं बताओ कहां इशू कर सकते हैं यूरो इशू? ओनली इन परमिसेबल जुरिडिक्शन। कौन से इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा सकते हैं? हाँ, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दैट परमिसेबल जुरिडिक्शन। अब बात आता है कि सर ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वर्ड हो गया सर, परमिसेबल जुरिडिक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? तो उन्होंने बोला कि सब रूल 1 ऑफ रूल 9 ऑफ पोमला मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005। ये देखो तो पोमला समझ गए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ना, उसके अंदर एक रूल बना हुआ, रूल का क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रूल 2005। इस रूल में कुछ कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, वही कंट्री आपके लिए क्या मानी जाएंगी? परमिसेबल जुरिडिक्शन मानी जाएंगी। बात समझ में आ गया है ना। आप बताइए, हेडिंग बोलो। लिस्टेड कंपनी जब भी इशू करना चाहेगी यूरो इशू तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, सबसे पहले तो जो लॉ रिलेटिंग टू डीआर है, डीआर मतलब डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर एडीआर, उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। नंबर 2 फेमा फॉलो करना, वो तो लगना ही है फेमा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आ गया। नंबर 3 पोमला फॉलो करना है। नंबर 4 है ना। तो ये सारे के सारे लॉ आपको क्या करने हैं? कंप्लाई करने हैं, इनके अंदर के रूल्स, इनके अंदर के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन सब। उसके बाद ये बार बार वही बात बोल रहा है कि याद रखिएगा डीआर जो इशू हो है ना, वो इशू हो ओनली विद द परमिसेबल सिक्योरिटीज एज द अंडरलाइंग। अंडरलाइंग किसको कहते हो? जो इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड शेयर जो दोगे आप उसको बोलेंगे अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो बताइए अपने एग्जांपल में अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या था? 50 शेयर ऑफ रुपीज 120 ईच, ये था अंडरलाइंग सिक्योरिटी, और वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? 100 GDR ऑफ $1 ईच। ठीक है, तो क्या किसी भी सिक्योरिटी को अंडरलाइन बना सकते हैं या ओनली द परमिसेबल सिक्योरिटीज?
ओनली द परमिसेबल सिक्योरिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसको कन्वर्ट करा सकते हो आप? ओनली द परमिसेबल सिक्योरिटीज, बस सारे सिक्योरिटी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। हेडिंग बोलो। परमिसेबल होल्डर का मतलब इन्वेस्टर है ये। अरे तुम्हारे डीआर को वही होल्ड करेगा जो इन्वेस्टर होगा ना, और इन्वेस्टर हमेशा नॉन रेजिडेंट होगा, तो लिखो परमिसेबल होल्डर ऑब्लिक इन्वेस्टर। चलिए याद रखिएगा, जो डीआर वही लोग होल्ड कर सकते हैं जो पीआरआई ना हो, इसका मतलब पीआरओआई हो। पीआरओआई समझते हो? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये क्या बोला? नॉट अ पीआरआई, इसका मतलब पीआरओआई। फेमा पढ़े हो क्या तुम लोग? अभी तक नहीं पढ़े हो? वहां पे ये सब वर्ड आता है, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज पीआरओआई, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है वो क्या है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो क्या बोलते हैं? पीआरओआई। ऑब्लिक करके और लिख लो, दैट इज फॉरेनर, दैट इज फॉरेनर। ठीक है। बाकी एनआरआई को भी मना कर दिया है। एनआरआई कुछ भी हो, है तो इंडियन ही। नहीं समझ में आया? अरे एनआरआई इंडियन ही है ना। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं मालूम है? सारे फॉरेनर को एनआरआई बोलते हैं वो। अरे एनआरआई मतलब है पहले वो इंडियन, वो अलग बात है कि आजकल भारत में वो नॉन रेजिडेंट है, मतलब भारत में रहता नहीं है, पर है तो इंडियन ना। अब प्रियंका चोपड़ा एनआरआई तो हो गई, अब नहीं हो गई, इंडिया में कमी रहती है, अब तो वहीं रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये दो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बोलो कौन कौन लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते? पीआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता और एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन बाद में एनआरआई को थोड़ा रिलैक्स किया सेबी ने। एनआरआई को थोड़ा रिलैक्स किया। रिलैक्स बस इतना में किया बस कि अगर इसॉप है, बोनस इश्यू है, राइट इश्यू है तो उसमें आप ले सकते हो। जनरली जो पब्लिक इश्यू आएगा तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सब में कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बोनस इश्यू, राइट इश्यू। तो एनआरआई को सिर्फ इन्हीं सब चीजों में परमिट किया है बस। इसलिए उसको मना कर दिया ना एनआरआई को कि यार तुम इंडियन हो तो तुम इंडिया में जब पब्लिक इश्यू आए तो ले लो। ये जो इश्यू हो रहा है, जो जीडीआर ईडीआर के थ्रू हो रहा है, तो ये तो प्योर बाहर वालों के लिए हो रहा है ना, तो तुम कहां से घुस रहे हो बीच में? लेकिन ये अलाउ कर दिया। बोलो तो कौन कौन? इसॉप, बोनस इश्यू, राइट इश्यू, ये अगर आ रहा है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एनआरआई, अदरवाइज तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए, एडीआर जीडीआर तो हो गया खत्म, अब चलेगा उल्टा। क्या चलेगा? उल्टा। उल्टा का मतलब हाँ, अब उल्टा हो जाएगा, दम पूरा सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा। बताइए इस बार क्या हो रहा है? इस बार हम बाहर जा रहे हैं या बाहर वाले हमारे यहां आ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनीज टू टैप इंडियन कैपिटल मार्केट। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमसे भी लोग पैसा मांगने आ सकते हैं। आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब सुनिए, एक कंपनी ने ऐसा किया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नाम सुना है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम नहीं सुना? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया में उन्होंने क्या किया था? आईडीआर इशू किया था। क्या इशू किया था? आईडीआर। और इंडियन कैपिटल मार्केट से वो पैसा लेके गए थे। समझे? चलो, अब तुम इतना यहां से यहां पर हो, एकदम उल्टा उल्टा हो जाएगा। रुको मैं सिखाता हूं कैसे उल्टा हो गया। अरे देखो यार, जब हम बाहर गए थे तो वहां क्या वर्ड चला था? ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक। इस बार उल्टा हो जाएगा, डोमेस्टिक डिपोजिटरी। अरे ओवरसीज का उल्टा क्या होता है? अच्छा, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक पर रहते ना, इस बार क्या हो गया? अरे एकदम रिवर्स नहीं हो जाएगा। अब बताओ, चलो प्रोसेस कैसे होगा बताओ। अब वहां की कंपनी को हमारे किसी डिपोजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल या यहां की कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से डील करना पड़ेगा कि हम तुम्हें देंगे डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स और तुम उसको बदल देना भारत में आईडीआर में। किसे बदल देना? आईडीआर में। नहीं समझ में आया ये चीज? आया कि नहीं आया पहले बताओ आप। हाँ, लेकिन वो डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स का फिजिकल पोजीशन हम लोग के पास नहीं रहेगा, वो उन्हीं के पास रहेगा, ओवरसीज कस्टोडियन। नहीं समझ में आया इन लोग को? एकदम रिवर्स हो गया यार, नहीं हो गया रिवर्स? चलो पहले देख ही लेते हैं कैसे कैसे हुआ। बताओ यहां पे, बताओ कौन कौन सी कंपनीज होंगी, मैं देखता हूं। बताओ कितने एजेंसीज होंगी यहां? यहां भी 4 ही होंगी। पहला, इस बार इश्यूअर कौन है? दूसरा, अब बताओ बीच में इंटरमीडिएट कौन होगा? और फिजिकल पोजीशन किसके पास होगा?
हाँ देखा, एकदम उल्टा चल रहा है। बताओ यहां पर कैसे होगा। अब मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले फॉरेन कंपनी जो है इशूअर, वो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को देगा 100 शेयर्स ऑफ $1 ईच। नहीं समझ में आया? वो देगा ना, वो डॉलर डिनोमिनेटेड देगा ना, तो वो देगा 100 शेयर्स ऑफ $1 ईच। बात समझ में आ गया? लेकिन इसका पोजीशन किसके पास रहेगा शेयर्स का? फिर ओवरसीज कस्टोडियन बैंक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आप इशू कर दो, आप इसको 100 शेयर ऑफ $1 ईच को बदल दो, किसमें? आईडीआर में बदल दो। बताओ तो आईडीआर में कितने बदलेगा? 50 में ना, 50 आईडीआर ना। अरे वही उल्टा कर दो ना, 1 आईडीआर ऑफ ₹120 ईच, ये हो जाएगा ना। तो यहां पे वो किस में बदल देगा? आईडीआर में। 50 आईडीआर ऑफ ₹120 ईच। बस। तो इंडियन इन्वेस्टर जो खरीदेंगे वो कौन सा पैसा खर्च करेंगे? इंडियन रुपीस। वो 120 रुपया देंगे और एक आईडीआर ले लेंगे। ये मतलब हुआ ना? नहीं समझ में आया ये तुम्हें? अरे डिट्टो उसका क्या है, रिवर्स है। थोड़ा सा टफ जरूर चल रहा है ये सब, लेकिन आसानी है, मुझे तो टफ नहीं लग रहा है ना। अब बोलो, ये समझ में आ गया? चलो तुम लोग बोलो, कितने लोग होंगे इसमें? 4 का नाम बोलो। दूसरा सब बोलो, सब। तीसरा, फोर्थ। सबसे पहले क्या होगा? 100 शेयर ऑफ $1 ईच दे दिया जाएगा। किसके नाम पे रजिस्टर होगा? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के सिर्फ नाम पे रजिस्टर होगा, दिया नहीं जाएगा, क्योंकि इसका फिजिकल पोजीशन तो किसके पास रहेगा? ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। जब ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास आ जाएगा तो वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन दे देगा डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को, 100 शेयर्स ऑफ $1 ईच को आप बदल दीजिए 50 आईडीआर ऑफ ₹120 ईच। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। बस ऐसे ही चार्ट देख लो, बुक में बना होगा। ये आईडीआर का नहीं बना हुआ क्या? आईडीआर का नहीं बना हुआ? बना है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? बुक में है बना हुआ, बस एरो ठीक कर लेना बस। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सब कुछ उल्टा उल्टा होता जाएगा, लेकिन देखिए इंडिया भी अमेरिका से कम नहीं है। आज मान लीजिए जापान में कोई वहां का टीचर या चाइना में कोई टीचर पढ़ा रहा होगा अपने बच्चों को, तो चिंग चांग ऐसे बोल रहा होगा, लेकिन वो तो लैंग्वेज तुम समझ नहीं पाओगे। मुझे चाइनीज आती है इसलिए तो मैंने बोल लिया। तुम में से किसी को चाइनीज आती है? नहीं आती ना, तो यही चाइनीज था जो मैंने बोला। ठीक है, अभी बोला दोबारा बोल के सुनाइए वही। एक्चुअली चाइना में ना हर बार बदल जाता है लैंग्वेज, इसलिए तो टफ लैंग्वेज होता है। तो वो लोग क्या समझाते होंगे अपने स्टूडेंट के, वहां का टीचर क्या समझा रहा होगा? तो चिंग चांग मतलब ऐसे करके, इसका मतलब कि अगर चाइना की कंपनी चाइना के बाहर जाके फंड रेज करना चाहती है तो उसको जीडीआर इशू करना है। इंडिया तो यूएसए के लिए क्या बोलेगा कि यूएसए होगा तो एजीआर, और उसके बाद इंडिया होगा तो आईजीआर ऐसे बोलता होगा ना। तो बताइए, अच्छा बताइए, पूरे वर्ल्ड में समझ लो 2 ही स्पेशल कंट्री है जो कहता है हमारे यहां आओगे तो नाम बदलो, जीडीआर नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? इसमें इंडिया भी तो है। इंडिया क्या बोल रहा है? हमारे यहां आओगे तो क्या इशू करना पड़ेगा? आईडीआर। मुझे लग रहा है सारी कंट्रीज ऐसे करने लगेंगी तो जीडीआर तो खत्म ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब दूसरी कंट्री भी धीरे धीरे कर ही रही होगी। अब जापानीज वाला होगा, वो भी क्या बोल रहा होगा? जेडीआर, नहीं, जापानीज डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहले आईडीआर क्या होता है भाई? तो ये एक डिपॉजिटरी रिसीट होता है जो कौन इंडिया में कन्वर्ट करता है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। किसके बदले? अंडरलाइंग इक्विटी शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी कौन कंपनी है? फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक डिपॉजिटरी कौन है? इंडिया का एक कस्टोडियन जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, जो यहां पर बनेगा डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। ओवरसीज कस्टोडियन बैंक कौन है? वो बैंक है जो इंडिया का नहीं है। कहां का नहीं है? इंडिया का नहीं है, लेकिन भारत में उसने इंडिया अपना ब्रांच रखा हुआ। जैसे मैंने नहीं बोला था उस समय कि अमेरिका में एसबीआई का ब्रांच है, तो एसबीआई का ब्रांच हमारे लिए क्या बन सकता है? बताओ, डोमेस्टिक
कस्टोडियन बैंक। तो इसीलिए उन लोग का भी कोई बैंक यहां पर होगा तो उसको वो लोग क्या बना लेंगे अपना, वो लोग उन लोग के नजर में वो डोमेस्टिक बैंक हो जाएगा ना, हम लोग के नजर में तो ये ओवरसीज है। नहीं समझ में आया? चलिए बताओ कैसे कैसे होगा पूरा पढ़ो स्टेप। अरे बोल बोल के पढ़ो। सबसे पहले क्या क्या होगा? सबसे पहले वो शेयर देंगे, फिर ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास उसका क्या रहेगा, फिजिकल पोजीशन, फिर वो इंस्ट्रक्ट करेगा डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को कि तुम इन शेयर्स के बदले क्या इशू कर दो, आईडीआर, और इंडियन को मिल जाएगा आईडीआर, और आईडीआर की लिस्टिंग हो जाएगी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए तो जीडीआर खत्म, एडीआर खत्म, आईडीआर भी खत्म। अब आते हैं हम एफसीसीबी के बारे में पढ़ना, बड़ा आसान है एफसीसीबी। एक बार हेडिंग बोलो, यहीं पे बता देता हूं। सबसे पहले तो ये बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब, एक तो जोर से बॉन्ड बॉन्ड बोलना भी ठीक नहीं है यहां पे अभी, नहीं कोई बॉम्ब समझा तो बस मालूम चला कॉल कर दे, हेलो कॉल कॉल यहां बॉम्ब बॉम्ब हो रहा है ना। तो बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड का मतलब डेट सिक्योरिटी। लिखो डेट सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर। अरे इक्विटी वाला कहानी गया ना, जीडीआर एडीआर सब गया ना, अब हम डेट में आ गए। किस में आ गए? डेट। चलिए बॉन्ड, अच्छा ये बॉन्ड कैसा है, ये किसमें डेनोमिनेटेड है? फॉरेन करेंसी में डेनोमिनेटेड है, मतलब इंडियन रुपीज में डेनोमिनेटेड नहीं है। और क्या ये कन्वर्टिबल है? ये आज न कल शेयर्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो आसानी है। एक ऐसा बॉन्ड जो फॉरेन करेंसी में डेनोमिनेटेड है। अच्छा फॉरेन करेंसी में क्यों डेनोमिनेटेड है? क्योंकि इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर को बेच रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर को रुपीज में बोलोगे तो समझेगा नहीं, तो फॉरेन करेंसी में डेनोमिनेट करना पड़ेगा। अब मालूम चला अमेरिका में किसी, जैसे मालूम चला वहां पे मिस्टर एडम है, मिस्टर एडम को बोलोगे 20 रुपया का एक बॉन्ड, समझेगा 20 रुपया का एक बॉन्ड, लेकिन उसको बोलोगे $1 का एक बॉन्ड तो समझ जाएगा। तो हो गया फॉरेन करेंसी में डेनोमिनेटेड बॉन्ड। और कन्वर्टिबल, इसका मतलब आज न कल वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडियन कंपनी की इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आइए एफसीसीबी का देखो। एफसीसीबी एक ऐसा बॉन्ड है, नंबर 1 बॉन्ड है ये, जो इशू किया गया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। नंबर 2, तीसरा उसको खरीदा किसने है? नॉन रेजिडेंट ने। कौन से करेंसी में खरीदा है? फॉरेन करेंसी में खरीदा है। और नंबर 4, ये एक समय के बाद इंडियन शेयर्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कितना कन्वर्ट होगा? होली कन्वर्ट होगा, पार्टली कन्वर्ट होगा, ऑप्शनली कन्वर्ट होगा, वो तो डिपेंड करेगा वहां के लोगों पे कि वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं या रिडीम करवाना चाहते हैं। अगर रिडीम करवाएंगे वो तो इंडियन कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर वो कन्वर्ट कराएंगे तो इंडियन कंपनी बॉन्ड लेके उसको क्या दे देगी? शेयर्स। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। चलिए सबसे पहले बताओ एफसीसीबी होता क्या है? एक सबसे अच्छी बात है, ये अनसिक्योर्ड बोरिंग होता है, मतलब इंडियन कंपनी को कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके ऊपर तुम जानते हो डेट सिक्योरिटी का क्या फीचर होता है? जब तक आप वापस न कर देते तब तक आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो आपको एक फिक्स रेट से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके साथ एक ऑप्शन भी होता है कि आप चाहें तो इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लें। तो आप चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लें, और अगर नहीं मन है तो फिर अगर रिडेम्पशन कराने का मन है तो रिडेम्पशन भी करा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा या जब भी रिडेम्पशन किया जाएगा, पैसा अगर दिया गया तो किसमें दिया जाएगा? डॉलर्स में। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है ना, इंडियन रुपीज दे दोगे तो समझ में नहीं आएगा उसको, ना उनके यहां चलेगा वो, है कि नहीं? उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्यों कंपनीज एफसीसीबी इशू करना चाहती हैं? इंटरेस्ट रो काफी लो होता है। मतलब इंडिया में गरीबी है तो इंडिया में लोग ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं हर चीज पे, वो लोग पहले से सेटिस्फाइड लोग हैं, उनको 1-2% इंटरेस्ट भी दे दो खुश हो जाता है। लेकिन इंडिया में 9%, 12%, और प्राइवेट लेंडिंग तो मैंने सुना 30-30% पर होता है। जो गली वली में नहीं एक दूसरे को लेंड करते हैं पैसा, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कमिटी नहीं, ब्याज पे पैसा लगाना। यहां पे एक वर्ड चलता नहीं कि ब्याज में पैसा लगाता है, वो तो 30% तक ले लेता है सूद पे पैसा लगाना। जी आप जरा सोचिए, 2.5% पर मंथ के हिसाब से लेता है, तो एक महीने का कितना, एक साल का कितना हो गया? 30 ही तो हो गया, 30 नहीं हो गया? बताओ आप, समझे? चलिए
अच्छा, ये जो मैं एडवांटेज पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये सबके लिए है। ये एडवांटेज ऑफ एफसीसीबी भी है, एडवांटेज ऑफ जीडीआर भी है, एडवांटेज ऑफ ऑब्लिक एडीआर भी लिख दो, इन टोटल लिख दो एडवांटेज ऑफ यूरो इशू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो सुनो, पूछेगा एक ना तुम्हें डेटा दे देगा कि इतनी इंडियन कंपनीज ने कैपिटल मार्केट को टच किया, ये डेटा है, इस कंपनी ने इतना पैसा उठाया, इस कंपनी ने इतना पैसा उठाया। अब बाद में लिख देगा नीचे कि आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, इंडियन कंपनीज क्यों कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट को आजकल प्रेफर कर रही है, क्यों इंडियन कंपनी को कैपिटल मार्केट प्रेफर करना चाहिए, क्या कारण है, तो एडवांटेज बताना। समझ गए? चलो, पहला एक बात बताइए, अगर आप यूरो इश्यू करेंगे तो आपको इंटरनेशनल कैपिटल मिलेगा जो कि फॉरेन करेंसी में होगा। दूसरा, जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है वो इंडिया में ज्यादा है, वहां पर कम है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा ज्यादा काम कौन कर देता है, ओडीबी। नहीं समझ में आया? तुम तो सिर्फ यहां से शेयर दे देते हो उसको, अब उसको बदल के वहां पर इश्यू करना, वो सारा काम कौन करता है, ओडीबी। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, वो वहां पे कम होता है। वहां कम होता है, उसका एक कारण भी है, वहां का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो सिस्टम अगर अच्छा होगा ना तो अपने आप पैसा बचेगा, एफिशिएंसी आती है, तो वहां आराम से होता है। आप देखिए जैसे लक्ष्मी नगर ही है, देखिए भारत की राजधानी है दिल्ली, तो आप हालत देखिए, यहां के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी अपने इंस्टीट्यूट के आसपास देखा होगा, गलियों को तोड़ तोड़ के रोड बना रहा है। पहले तोड़ दिया, रोड बना दिया, कल परसों में था रोड बना दिया। एक तो रोड बनाया बेचारा, दिन में ढाला है और शाम में ही लोग उस पर चलना स्टार्ट कर दिए। मतलब एक रात भी नहीं छोड़ा आदमी कि सूख जाए और थोड़ा प्लेन प्लेन नजर आए, सबका पैर का दाग उसमें आ गया। सबसे पहले तो कुत्ता काटा है यहाँ पे, तुम देखना कुत्ता का पंजा का दाग आपको मिलेगा, और वो अपना एकदम साफ सुथरा देखिए अपना काम भी कर चुका होता है बहुत बार, है ना, रंग बदल देता है रोड का। तो अब देखिए, अभी उन्होंने किया, अब मैंने सुना है कि अब पानी वाला आएगा तू तोड़ देगा उसको। 2 दिन पहले रोड बना हुआ वो टूट जाएगा, क्योंकि पानी का पाइप चेंज होगा, वो चेंज हो रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलो, उसके बाद शायद कुछ हो। उसके बाद पता चला है कि गैस पाइपलाइन आ रहा है यहाँ पे, वो आईजीएल वाला जो नहीं होता है, घर वाला मीटर लग जाता है गैस का, तो वो भी तोड़ेगा। आप बताइए क्या हो रहा है? अब बताइए एफिशिएंसी, एक ही रोड को 3 बार बना के 3 बार तोड़ा तुमने, पैसा खूब बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब यहां के डिपार्टमेंट में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर ये कोऑर्डिनेशन होता तो कितना अच्छा होता ना, सब लोग जिसका जितना तोड़ फाड़ करना कर लो, एक ही बार उसको बना देंगे, अब अगले 4-5 साल तक नहीं टूटेगा। ये होना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि यहां पे गरीबी इसलिए भी है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा खर्चा हो जाता है, इनएफिशिएंसी की वजह से। अब ज्यादा खर्चा हो जाता है तो इसलिए इंडियन मार्केट में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, वहां के मार्केट में फ्लोटेशन कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है। तो इंडियन कंपनी को फायदा होता है। बहुत सारी इंडियन कंपनी है जो इंडिया से पैसा ही नहीं उठाना चाहती, सीधा इंडिया के बाहर से पैसा उठाना चाहती। आगे एक तो शेयर होल्डर बेस आपका बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर क्वालिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा कुछ फॉरेनर सब भी होगा, जिसको तुम लोग गोरा कहते हो। क्या कहते हो? गोरे, गोरा गोरे कहते हैं ना, फॉरेनर को नहीं बोलते, पहले पुराने फिल्मों में नहीं देखते हो, गोरे तो कहते हैं, अंग्रेजों को नहीं कहते थे गोरे आ गए ऐसे करके। और हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग ब्राउन बोलते हैं, काले बोलते हैं, नहीं ब्लैक भी बोलते हैं शायद, ब्राउन बोलते हैं। चलो थोड़ा इज्जत तो रख लिया उन लोगों ने। कह रहे उन लोग के सामने जो हमारे यहाँ का जो सबसे गोरा होता है ना, वो उनके सामने जब जाता है तो चाय कम पानी लगता है ना। आगे उसके बाद ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, तो क्या वहां डिलीवरी सेटलमेंट का कोई प्रॉब्लम है क्या ना। उसके बाद एक सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, आप इनको कुछ भी इश्यू करोगे ना तो ये वहां से यहां वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने आने वाले नहीं है, जनरल मीटिंग में आने वाले नहीं है, तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अब वोटिंग राइट जब नहीं मिलता है तो आपका मैनेजमेंट राइट, वोटिंग राइट, इनमें कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, आपका कंपनी पर कंट्रोल बना रहेगा, खासकर तब तक जब तक जीडीआर एडीआर के नाम से। जब शेयर्स के नाम से हो जाएगा तब तो नहीं, तब तो तुमको क्या देना पड़ेगा, वोटिंग राइट देना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक जीडीआर एडीआर के नाम से तब तक उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता।
जब तक कि वो शेयर्स में उसको कन्वर्ट ना करवा ले। आगे एक तो इंडिया में चलता है ना कि अच्छा आपकी कंपनी में अमेरिकन ने पैसा लगाया हुआ है, वो तो काफी सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने पैसा लगा दिया तो आप अच्छी कंपनी होंगे। इंडिया में देखते नहीं हो 10 बोर्ड मेंबर में से, बोर्ड मतलब बोर्ड डायरेक्टर में से एक अगर उसमें अमेरिकन दिख गया, ऑटोमेटिकली लोग पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। एक फिल्म में दिखाया था, कौन ढूंढते रह जाओगे फिल्म में, एक उसमें दिखाया था कि वो चाउमीन बनाने वाले सबको बैठा दिया ये दिखा के कि देखिए चाइनीज इन्वेस्टर है ना, और वो चाउमीन उमीन जो बनाते हैं ज्यादा चाइनीज जैसे दिखते हैं क्या वो तो लेकिन उसे चेहरा और मिल रहा होगा शायद, ऐसे ऐसे वाले नहीं होते, ऐसे ऐसे वाले। तो ऐसे ऐसे वाले को उन्होंने क्या कर दिया कि उसको बैठा दिया चाइनीज करके। आप जानते हैं इसमें कोई रेसिज्म नहीं है, वो लोग भी, हम लोग अपने आप को नॉर्मल समझते हैं कि बड़े बड़े आंखों वाले हम होते हैं, लेकिन उनके नजर में हो सकता है कि हम लोग को राक्षस समझते हो। उसका टीचर वहां ऐसे पढ़ा रहा हो, बताइए इतनी बड़े बड़े आंखें होती हैं जानवर की तरह, ऐसे नहीं पढ़ाता होगा वो लोग, है कि नहीं। तो एक पूरे वर्ल्ड में ना नॉर्मल किसको माना जाता है मालूम है? अमेरिकन सबको, कि हाँ ये नॉर्मल्स हैं, ये लंबे चौड़े होते हैं, ये इस कलर के होते हैं, बाकी सबको तो लोग चिढ़ाते ही रहते हैं। आप उन्हें अमेरिकन खूब चिढ़ाते हैं, कौन दुनिया में हो? अमेरिकन, रशियन तो बहुत बदमाश होते हैं, मैंने सुना है, नहीं जानते हैं आप? रशियन बहुत बदमाश होते हैं। एक कहानी तुम लोग को नहीं बताया था मैं कि एक बार मैं फॉरेन में था तो फॉरेन पुलिस को परेशान कर दिया वो रशियन, और रशियन मुझे दिखा रहा है लुक लुक व्हाट वी हैव डन लुक। अब मुझे क्या दिखा रहा है कि वो उसकी पुलिस, उस कंट्री की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और ये आराम से बाइक चलाया जा रहा है। 5 किलोमीटर के बाद उसको पकड़ा। अच्छा पकड़ा वही नहीं, उसके बाद कुछ कहा भी नहीं। एक तो रसिया है, रसिया के सिटीजन को कुछ कहोगे तो छोड़ेगा नहीं तुम्हारे कंट्री को, है ना। दिल के अच्छे होते हैं, तुम्हें कैसे मालूम चला? लड़कियां अच्छी होती, इसको ज्यादा मालूम है इसको, हैं? दिल के अच्छे होते हैं, वो बोले दिल के अच्छे होते, ये बोला तुमने, दिल की अच्छी होती हैं। काफी दोस्ती उससे किए हुआ लग रहा है। जो रशियन गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट इतनी लंबी होती है, जो इंडियन मैन हैं बहुत बार आधे आते हैं वो, है ना। अगर उससे बात करना है सीढ़ी लगा के बात करना पड़ेगा उससे। देखा है बहुत लंबे लंबे होते हैं वो। रशियन को नहीं देखा आपने? इस्कॉन, अच्छा तुम लोग, हम लोग तो इस्कॉन में ही देख पाते हैं। फॉरेनर को देखना है तो कनॉट प्लेस जाइए, वहां पर थोड़ा बहुत आपको दिख जाएंगे। लक्ष्मी नगर नहीं आते, खान मार्केट में तो मिल जाएंगे। खान मार्केट उनके लिए स्पेशल है, खान मार्केट में आते हैं वो। और यहाँ के इंडियन सब, खासकर जो पहली बार दिल्ली आया वो देखा, और उसके बाद बगल वाले को क्या बोला, देखा। और सबसे बड़ी बात उनकी स्किन ना, स्किन में बहुत डॉट होता है, देखना तुम, बहुत ज्यादा डॉट होता है, डॉट 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 डॉट। मुझे लगता है सनबर्न हो जाता होगा वो लोग, हमेशा तो सन में बैठे रहते हैं। एक हम लोग हैं, मुझे तो लगता है वो इंडिया में क्या देखने आते हैं, मतलब हम लोग को देखने आते हैं, हम ही लोग को देखने आते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं, लुक नीतीश कुमार जायसवाल इज गोइंग, हम लोग वहां जाते हैं, देखते हैं क्या बढ़िया रोड है, साफ सुथरा रोड है, ये सब देखते हैं हम लोग। ये लोग यहाँ क्या देखते होंगे? कल्चर देखते हैं। क्या कल्चर देखते हैं? क्या कल्चर है हमारा? क्या कल्चर है? मुझे तो दिल्ली में तो कोई कल्चर नहीं दिखाई देता, ये तो कॉस्मोपॉलिटन है। हाँ, कल्चर सब देखना है तो उनको एकदम जाना पड़ेगा, जैसे केरल जाना पड़ेगा, वो सब जाना पड़ेगा, तो वहां तो प्योर कल्चर मिल जाएगा। दिल्ली का तो कोई कल्चर ही नहीं, तो कॉस्मोपॉलिटन हो गया ना। आइए अगला। अच्छा ये जनरली किसमें डेनोमिनेटेड होते हैं? तो क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कम ही रहता है? ठीक है, आगे। हाँ ये बहुत है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे, पढ़ो तो इसको। मतलब इंडिया के अंदर, इंडियन इश्यूज के अंदर पैसा लगाने में जितनी दिक्कत आएंगी आपको, उतनी दिक्कत वहां पे आती नहीं है। वहां के इन्वेस्टर्स आराम से क्या कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एफसीसी भी खत्म हो गया, अब क्या पढ़ना है? एफसीईबी, ये ना, एफसीईबी। अब सुनो एफसीईबी क्या होता है, बड़ा आसान है। पहले एक बार हेडिंग बोलो जोर से, एक बार और, एक बार और, 3 बार थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। बस एक काम करो, तुम स्पीड में इतना पढ़ जाओ, बस एक बार पढ़ना जरूर, मजा आएगा।
ठीक है, पढ़ लिया। दो कंपनीज इसमें मिली होंगी आपको, एक इशूइंग कंपनी, बोल्ड करो बोल्ड करो, बॉक्स बनाओ, और दूसरी ऑफर्ड कंपनी। बस इस दो को कर लेना, बस काम हो गया अपना। अब सुनिए ये क्या है, ये देखो यहां पर आ रहा है। सुनो एक एग्जाम्पल देता हूं, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये है ना सबके बुक में, ये देखो प्रोमोटर ग्रुप का मतलब ही ग्रुप कंपनी। ग्रुप का मतलब जैसे मैं बोल सकता हूं कि टाटा एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप, ठीक है जी। अब सुनते जाइएगा, हाँ जी, टाटा ग्रुप की एक कंपनी, तुम बताओ कौन कंपनी का नाम लोगे? मान लो टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये हो गई इशूअर कंपनी। अब टाटा की ही एक ग्रुप की कंपनी ऑफर्ड कंपनी बनेगी। अब मान लो ये हो गई टाटा पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, ठीक है। अब देखते जाओ कैसे कैसे होगा, देखो सब बच्चा, ठीक है। इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, है ना, उसी की दो कंपनी हो गई ना। ट्रांजैक्शन कैसे होगा सो देखो, ट्रांजैक्शन ऐसे होगा, इशूअर कंपनी इशू करेगी एफसीसीबी, अरे एफसीसीबी होगा, बस उसमें ई लग गया ना, इसके वजह से ये सब हो रहा है। बेसिकली वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ही है, बस ये है कि कन्वर्ट जो होगा वो किस कंपनी के शेयर्स में होगा, तो उसी कंपनी के शेयर्स में ना होके उससे किसी ग्रुप कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही है। बात समझ में आ गया? तो देखो जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड ने क्या इशू किया, बोलो, एफसीसीबी। अब एफसीबी इसलिए बन रहा है वो क्योंकि ये फीचर है, तो बेसिकली वो बॉन्ड है, सीधा बोल दो ना बॉन्ड, एफसीबी बोल दो बस, फॉरेन करेंसी बॉन्ड। एक्सचेंजेबल इसलिए है क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूं। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इशू किया, पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। अब मालूम चला 10 साल का टेन्योर था, तो 10 साल के बाद बॉन्ड या तो रिडीम होगा या कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिए कि इन्वेस्टर ने कहा कन्वर्ट कराना है, तो कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में, तो कौन से कंपनी की इक्विटी शेयर में? अगर जनरल होता तो टाटा मोटर्स ने इशू किया था तो टाटा मोटर्स का ही इक्विटी शेयर मिलता उसको, लेकिन चूंकि ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है तो यहां एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज कैसे हो जाएगा कि जब कन्वर्जन की बारी आएगी तो जो ऑफर्ड कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड अपना शेयर देगा और उससे वो एफसीईबी लेके फाड़ के फेंक देगा। मतलब इशू करने वाला कोई और कन्वर्ट करने वाला कोई और। बस इतना ही है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, बस बोलो, इशूइंग कंपनी जो इशू की क्या वही कन्वर्ट भी करती है ना? कन्वर्ट करती है कौन? ऑफर्ड कंपनी। ऑफर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? उसी ग्रुप की कंपनी होती है। उसी ग्रुप की क्या होती है? कंपनी होती है, जो टाटा पावर लिमिटेड है अपने एग्जांपल में। बोलो इशूइंग कंपनी कौन है? टाटा मोटर्स लिमिटेड। और ऑफर्ड कंपनी कौन है? बस कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होगा, ग्रुप कंपनी। हां, क्योंकि बाहर वाले कंपनी कोई तैयार ही नहीं होगी ना ये काम करने के लिए। नहीं, बहुत बार नहीं होता है कि पिताजी लोन, बेटा लोन ले लिया है ना, पर चुका रहे हैं कौन? पिताजी। तो वही वाला बात है, लोन लिया कौन? अरे बॉन्ड है तो लोन ही है ना, ये डेट है ना, तो लोन किसने लिया? टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। लेकिन उसको चुकाया किसने? टाटा पावर्स लिमिटेड ने। कैसे चुकाया? शेयर्स देके। अब शेयर्स देके तो उसके लिए तो महंगा पड़ गया ना। अब शेयर्स दिया तो इसके शेयर होल्डर बन गए वो सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टर। अब जिंदगी भर दो डिविडेंड उसको, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो धोखा हो गया। धोखा हो गया, शुरू से बोल के चला जाता है कि वी आर द इशूइंग कंपनी बट ऑफर्ड कंपनी इज दिस। तो अगर मैं आपको एफसीई भी बोलना हो तो इट इज क्लियर दैट कि लोन हम लेंगे बट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन यू विल बी ऑफर्ड द शेयर ऑफ नॉट अस बट ऑफ आवर ग्रुप कंपनी दैट इज टाटा पावर लिमिटेड। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये बात समझ में आ गया? अब लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें। पहला, ये एक बॉन्ड है, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है। ये हमेशा फॉरेन करेंसी में होता है, ये भी नॉर्मल बात है ना, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, तो ये तो हो गया। अब एक्सचेंजेबल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बाकी अब ये बॉन्ड है तो क्या प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आपको फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा? बोलो,
और ये किसको बेचोगे तुम? ओनली टू PROI, दैट इज फॉरेनर, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये एक्सचेंजेबल है इनटू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर उसी कंपनी वाला या अनदर ग्रुप कंपनी वाला? बोलो। और अनदर ग्रुप कंपनी, तो अनदर कंपनी ग्रुप कंपनी होनी चाहिए और इंडियन कंपनी ही होनी चाहिए। तो बताओ ऑफर्ड कंपनी के दो फीचर बताओ। ऑफर्ड कंपनी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड सेकेंड इट शुड बी ऑलवेज एन इंडियन कंपनी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफर्ड कंपनी की दो क्वालिटी होनी चाहिए, पहला बोलो ग्रुप कंपनी, दूसरा बोलो। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिया, होली कन्वर्टेबल भी है, पार्टली कन्वर्टेबल भी है। आप देख लेना कि आप कितना कन्वर्ट करना चाहते हो। लेकिन जब भी कन्वर्ट कराओगे आपको ऑफर्ड कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, आपको इशूइंग कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे। अब बताओ FCCB और FCEB में क्या डिफरेंस? पहले दोनों में क्या सिमिलैरिटी है ये बताओ। दोनों ही डेट सिक्योरिटी है, दोनों ही बॉन्ड है, और बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, सबसे पहला अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, नॉर्मल वाला, अगर वो नॉर्मल वाला है तो बताओ क्या होगा? बताओ नॉर्मल वाला है तो सेम कंपनी इश्यू भी करेगी, सेम कंपनी उसको क्या करेगी? खत्म भी करेगी, ये ना। लेकिन FCEB में इश्यू करने वाली कौन कंपनी? इशूइंग। और एक्सचेंजेबल वाली कौन? स्पेसिफाइड ग्रुप कंपनी, दैट इज ऑफर्ड कंपनी। बहुत बार ऐसा हो सकता है होल्डिंग कंपनी इशू करे, सब्सिडरी में क्या कर दे? उसको कन्वर्ट करवा दे, ये ना। अच्छा, अभी कितना बढ़िया डिफरेंस दिया सो देखो। बोला FCCB में एक ही कंपनी होती है और FCEB में कम से कम दो तो होती है। क्यों दो होती है? एक इशूअर और एक, बस। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। ठीक है।